बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वीडियो में जो कोर्स हमने पढ़ा था उसको मैं रिवाइज़ करता हूँ। अच्छा, हमने पढ़ा था होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसका जनरलाइज फॉर्म ये है। अच्छा, इसी में इस होमोजीनियस की पहचान ये है कि आप लोग के पास फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल परस करें साइन एक्स ई पावर एक्स या कोई पोलिनोमियल एक्स ये मौजूद नहीं होगा और ना कोई फ्री कांस्टेंट होगा। अच्छा, तो मैंने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया। तो हम क्या करते थे, इधर हम लोग एक गेस लेते थे कि परस करें इसका सलूशन ये है, इसी फॉर्म में है, ई पावर एम एक्स के फॉर्म में है। फिर हम क्या करते थे, उससे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे जो इस फॉर्म में होते थे। फिर इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे। अगर ये दोनों रूट्स फिर जो है ना, हमारे पास थ्री केसेस हैं। इन फर्स्ट केस अगर ये दोनों रूट्स हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो फिर हमारा जनरल सलूशन ये होगा C1 ई पावर m1x प्लस C2 ई पावर m2x। और इसी तरह आप लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं हायर ऑर्डर के लिए। अगर ये दोनों रूट्स इक्वल आ जाए तो फिर हमारा जो जनरल सलूशन था वो ये था y = C1 ई पावर m1x प्लस C2x इंटू ई पावर m1x, ये भी m1x होगा। अच्छा, अगर ये दोनों रूट्स कम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे ये इसी फॉर्म में अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, तो फिर हमारा जो जनरल सलूशन था वो ये था ई पावर अल्फ़ा एक्स C1 कास बीटा एक्स प्लस C2 साइना बीटा एक्स। और इसकी एक एग्जांपल ये है, हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो हमने जो जितनी कोर्स पढ़ा है वो विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। ये जो n-1 वगैरह ये सब है ये कांस्टेंट होंगे। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्म में होगा तो हम इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और इसी तरीके से फिर हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। उस रूट्स के बिना पर हम जो है ना उसका जनरल सलूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे पास हमने ये भी डिस्कस किया था कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो कौन से किस फॉर्म में होंगे। तो ये भी जो कोएफिशिएंट है ये कांस्टेंट है। और ये जो है ना नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जो है ना जनरलाइज फॉर्म है। और इसमें ये जो फंक्शन है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर ये ज़ीरो हो जाए तो फिर हम इसको होमोजीनियस कहते हैं। अच्छा, ये जो है ना ज़रूरी नहीं है कि इधर एक्स अगर ये टी हो तो फिर एफ ऑफ टी होगा। ये इट्स का मतलब ये है कि ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और या कोई फ्री कांस्टेंट होगा। इसके लिए मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं। ये जो है ना आप लोग देखें, इधर जो है ना फंक्शन क्या है, साइन एक्स है और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये फंक्शन ज़ीरो नहीं है तो फिर हम इसको नॉन होमोजीनियस कहते हैं। इधर भी ये हमारे पास प्री कांस्टेंट मौजूद है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और ये एफ ऑफ एक्स जो है ना वो ज़ीरो के बराबर नहीं है तो हम इसको नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये जो कांस्टेंट है सारे ये क्या होंगे, ये कांस्टेंट है। अच्छा, इसके लिए हम दो मेथड, एक मेथड तो मैंने डिस्कस किया था अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट वाला, और वेरिएशन पैरामीटर ये दूसरा मेथड है। इन दोनों मेथड से हम जो है ना नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, बिफोर दैट हमने ये भी डिस्कस किया था इनहेलेटर ऑपरेटर। अच्छा, इनहेलेटर ऑपरेटर ये क्या है, ये अगर किसी ए डिफरेंशियल ऑपरेटर है डेरिवेटिव वाला, अगर ये किसी फंक्शन पर अप्लाई हो जाए तो इसको ज़ीरो इनहेलेट करता है, मतलब ख़त्म करता है, ज़ीरो कर देता है। अच्छा, अगर हमारे पास फंक्शन एक्स है तो इसका इनहेलेटर ऑपरेटर क्या है, डी स्क्वेयर। असल के डी बराबर है डी बाई डी एक्स के। तो अगर आप डी स्क्वेयर डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर इस पर अप्लाई करें तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो डी स्क्वेयर जो है ना ये इनहेलेटर ऑपरेटर है फंक्शन एक्स का। अगर हमारे पास ई पावर एक्स हो तो इसका इनहेलेटर ऑपरेटर क्या है, D-1, क्योंकि अगर आप इस फंक्शन D-1 को इस पर अप्लाई करें तो ये क्या बन जाता है, आंसर ज़ीरो बन जाता है। तो D-1 इज इनहेलेटर ऑपरेटर पर ई पावर एक्स। अच्छा, तो हम मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट पर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये जो है ना आप देखें,
नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है और हम अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड से इसका सलूशन फाइंड करते हैं। तो किस तरह फाइंड करेंगे, तो मैंने आप लोग को इनहिलेटर ऑपरेटर का आइडिया दिया था। तो आप लोग इनहिलेटर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये ज़ीरो हो जाए। तो अगर आप लोग देखें तो ये फंक्शन सम के फॉर्म में है। तो आप लोग किस तरह इसको ज़ीरो करेंगे, तो आप द ई पावर 3x का इनहिलेटर ऑपरेटर क्या है, d-3 है कि अगर d-3 आप इस फंक्शन पे अप्लाई करें तो ये ज़ीरो होता है। और साइन एक्स का जो इनहिलेटर ऑपरेटर है वो d² + 1 है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन में किस तरह इनहिलेटर ऑपरेटर अगर सम के फॉर्म में हो तो फिर आपने इन दोनों ऑपरेटर का प्रोडक्ट अप्लाई करना है। तो आप लोग जो है ना पहले इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखे। तो ये इसका लिखने का तरीका क्या है, y डबल डैश की जगह d² आ जाएगा एंड 3y डैश की जगह 3d इंटू वाई आ जाएगा। अच्छा, और हमने क्या किया, दोनों साइड पर ये ऑपरेटर अप्लाई किया d-3 एंड d² + 1। जब आप लोग इस साइड पर भी मैंने अप्लाई किया और इस साइड पर, तो इस साइड पर जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, आप लोग इसको फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। लेकिन नोट कर ले कि ओरिजिनल जो आपका इक्वेशन है उसके रूट्स या डिफरेंशियल ऑपरेटर कौन सा है, और जो आपने अप्लाई किया है उसके रूट्स या डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है। तो आप लोग देखें ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिखने का तरीका क्या है कि आप d को जस्ट रिप्लेस करें बाई m। तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है m-3 m² + 1 m² - 3m = 0। तो हमारे पास अब क्या है, ये जो रूट्स हैं ये एसोसिएटेड है होमोजीनियस इक्वेशन के साथ। अगर हम इसको ज़ीरो करें तो हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन के ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो m² - 3m होगा। तो इस इक्वेशन के रूट्स जो है ना वो एसोसिएटेड है होमोजीनियस के साथ। तो पहले आप लोग जो है ना ये इसका डिफरेंस सीखें कि इनहिलेटर ऑपरेटर जो आपने अप्लाई किया था और फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया था इसके रूट्स। तो इसके रूट से हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन बनाएंगे और जो होमोजीनियस इक्वेशन के साथ जो रूट्स एसोसिएटेड हैं तो इससे हम कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बनाएंगे। तो आप देखें हमारे पास जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट्स आएंगे 3 ± i m = 0 एंड m = 3। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो 0 और 3 है। तो हम इससे कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बनाएंगे। किस तरह, ये दोनों डिस्टिंक्ट है आपस में, तो क्या होगा c1 e⁻0x + c2 e⁻3x। अच्छा, अभी जो है ना ये एसोसिएटेड है, इससे हम क्या बनाएंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बनाएंगे। तो आप देखें कि 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो ये वो रिपीटेड केस हो गया जिस तरह हमने होमोजीनियस में डिस्कस किया था। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, c3x e⁻3x। और फिर ये जो है ना कम्प्लेक्स कंजुगेट है तो e⁻αx, अल्फ़ा की वैल्यू इधर क्या है, 0 है। तो e⁻0x तो 1 के बराबर है, तो उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है, तो cos बीटा x की जगह cos x एंड sin x। अब देखें कि ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, तो ये एसोसिएटेड है होमोजीनियस जो हमारे रूट्स हैं, इक्वेशन के रूट्स हैं उससे एसोसिएटेड है। तो हम इसको yc का नाम देते हैं और जो ये इक्वेशन है इसको हम yp का नाम देते हैं। फिर yp को क्या करेंगे, हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो हम ये कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। फाइंड करने का तरीका क्या है कि आप इस फंक्शन का yp का रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ले लें और इसको इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करें। तो पुट करने के बाद हमारे पास जो है ना ये आ गया ये इक्वेशन। अच्छा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस साइड में हमारे पास एक फंक्शन है e⁻3x और यहाँ पर sin x है। तो आप लेफ्ट साइड में e⁻3x वाले कंबाइन करेंगे और sin x वालों को कंबाइन करेंगे। तो उसको कंबाइन करने के बाद जो हमारा इक्वेशन बनता है वो ये बनता है 3c3 e⁻3x - c4 -
3c5 cos x और -c5 + 3c4 sin x और राइट साइड। आप जब कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे तो इधर 3c3 है और ये इधर e⁴x के कोफिशिएंट 8 है, तो 3c3 = 8 एंड c3 = 8/3। तो एक कोफिशिएंट तो हमने फाइंड किया। अच्छा, इधर cos x है और इधर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कोफिशिएंट जो है ना हमारे पास 0 के बराबर है। इधर sin x है, इसका कोफिशिएंट ये है और sin x का कोफिशिएंट इधर 4 है। तो अब जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो c4 हमारे पास ये है और c5 हमारे पास ये हो गया। तो yp में आप c3, c4 एंड c5 की वैल्यू पुट करें। और जब हमारे पास जनरल सोल्यूशन किस चीज़ के बराबर है, yc + yp, तो आप लोग जो है ना y जनरल सोल्यूशन = yc, तो हमारे पास इस चीज़ के बराबर था और yp अभी हमने फाइंड किया था, उसकी वैल्यू हमने पुट की।